Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video, I will be covering the 15 marker question of basic preparation of basic financial statements. तो जो F3 का basic financial statement है जिसमें बड़े क्वेश्चन 15 मार्कर क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं अच्छे से सॉल्व कराऊंगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 15 मार्कर क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, कैसे तुम्हें 15 मार्कर क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझना है, वो तुम्हें इस वीडियो से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार दो बार इस वीडियो को देखना और उसके बाद तुम्हारी बुक में जितने भी दूसरे क्वेश्चन हैं बड़े वाले इस चैप्टर के, जैसे बीपीपी है, अगर काप्लान में है तो वो सॉल्व करना एंड यू विल गेट टू नो हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर शू स्वैप के बारे में कुछ बताया हुआ है। अभी हम इसके बारे में नहीं पढ़ते, क्यों? मैं तुम्हें हमेशा बताया जब भी कोई क्वेश्चन हो हमें क्वेश्चन पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाद में जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं उसके जब हमें आंसर्स निकालने होंगे तो वहां पे भी हमें क्वेश्चन दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बस एसेट्स, लायबिलिटी, सो बेसिकली हमें एक तरह से फाइनेंशियल पोजीशन बना के दी हुई है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन हमें बना के दिया है, टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। चलो अब पहला क्वेश्चन, सम इन्वेंट्री आइटम्स इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट कॉस्ट 5 लाख। कुछ इन्वेंट्री ऐसी थी जो हमने 5 लाख की प्राइस पे अपनी बुक्स में लिखी हुई है। वर सोल्ड आफ्टर रिपोर्टिंग डेट फॉर 4 लाख एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वर 40,000। के रिपोर्टिंग पीरियड के बाद वो 4 लाख की सेल हुई और सेल करने के लिए भी हमें 40,000 का एक्सपेंस करना पड़ा। सो दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ NRV, नेट रिलाइजेबल वैल्यू इज 4 लाख माइनस 40,000 इज इक्वल टू 3,60,000। नेट रिलाइजेबल वैल्यू इज 3,60,000। तो हमें ये स्टॉक एडजस्ट करना है या तो 5 लाख या 3,60,000, विच एवर इज लेस। हमने क्या पढ़ा था? हमने इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड में पढ़ा था कि जब भी हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट से सस्ती सेल होती है तो हमें अपनी बुक्स में इन्वेंट्री को एडजस्ट करना पड़ता है। तो टेक्निकली हमें इन्वेंट्री 3,60,000 की लिखनी थी, हमने अपनी बुक्स में कितने की लिखी हुई है? 5 लाख की। फाइनेंशियल पोजीशन में कितने की लिखी हुई है? 5 लाख की। दैट मीन्स हमें इन्वेंट्री क्या करनी है? इन्वेंट्री रिड्यूस करनी है। हमें क्या करनी है? इन्वेंट्री रिड्यूस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन्वेंट्री शुड बी डेबिटेड विद 1,40,000 इन 31st December 2014। हमें इन्वेंट्री को क्या डेबिट करना है? देखो, इन्वेंट्री क्या होता है? हमारा एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। अगर हमें एसेट को कम करना है तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। हमने क्या पढ़ा था? जब भी किसी का एसेट, जो भी उसका अकाउंट एसेट होता है, जैसे डेबिट या क्रेडिट होता है, अगर बढ़ाना है तो डेबिट करेंगे, घटाना है तो क्रेडिट करेंगे। अगर किसी का अकाउंट क्रेडिट है तो बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं और कम करने के लिए डेबिट, यही हमने पढ़ा है। तो इन्वेंट्री का अकाउंट क्या होता है? डेबिट। बढ़ाने के लिए हमें डेबिट करना है, लेकिन इन्वेंट्री तो हमें कम करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। सो दिस इज रॉन्ग। इन्वेंट्री शुड बी क्रेडिटेड विद 1,40,000 ऑन दिस डेट। अब ये बहुत ध्यान से देखना गाइस, हमने अपनी बुक्स में इन्वेंट्री लिखी हुई है 5 लाख की, हमें अपनी बुक्स में इन्वेंट्री लिखनी है 360। दैट मीन्स इन्वेंट्री को हमें 1,40,000 से कम करना है अपनी बुक्स में। हमने ये थोड़ी लिखा हुआ कि इन्वेंट्री बुक्स में लिखी नहीं हुई, ये लिखी हुई है। हमें अपनी इन्वेंट्री को रिड्यूस करना है 140 से। तो रिड्यूस करना मतलब हम इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे 140 से। तो हमारा बी इज द राइट आंसर कि इन्वेंट्री शुड बी क्रेडिटेड विद 140 ऑन दिस डेट। इसमें और किसी चीज़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कैश शुड बी क्रेडिट, कैश में कोई रोल नहीं है, नो एडजस्टमेंट, नहीं एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। सो आंसर इज इन्वेंट्री शुड बी क्रेडिटेड विद 1,40,000 एज ऑन दिस डेट। ठीक है, इन्वेंट्री का बैलेंस होता है डेबिट, खत्म करने के लिए क्रेडिट। जितने से कम करनी है, कितने से कम करनी है? 140 से। बुक्स में ऑलरेडी लिखी हुई है 5 लाख, हमें लिखनी है 360, तो 140 से हमें कम करनी पड़ेगी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सस्पेंस अकाउंट इज मेड अप ऑफ 2 आइटम्स। अगर हम देखें हमारा बैलेंस शीट में यहाँ पे ये है एसेट साइड, इक्विटी यानी लायबिलिटी साइड। यहाँ पे लायबिलिटी साइड में हमारा कुछ सस्पेंस है। दैट मीन्स सस्पेंस का बैलेंस क्या है? लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। दैट मीन्स सस्पेंस का हमारा 5,000 बैलेंस है, क्रेडिट। ठीक है, और सस्पेंस का बैलेंस क्रेडिट है तो खत्म करने के लिए हमें सस्पेंस को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। सस्पेंस तो बुक्स में से खत्म करते हैं, हमने पढ़ा हुआ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कि सस्पेंस को अगर कम करना है तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि उसका बैलेंस है क्रेडिट।
चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द प्रोसीड्स फॉर इश्यू ऑफ 4,050,000 शेयर्स एट 1,10,000 पर शेयर। हमने 4 मिलियन शेयर इशू किए 50 सेंट के एट 110, दैट मीन्स $0.50 हमारा हो गया शेयर कैपिटल और $0.60 हमारा क्या हो गया शेयर प्रीमियम। 1.10 का हमने शेयर इशू किया है, 50 सेंट उसका शेयर कैपिटल में जाएगा और 60 सेंट उसका जाएगा प्रीमियम में। तो 4 लाख इंटू 0.50 2 लाख हमारा हो जाएगा शेयर कैपिटल में और 2,40,000 हमारा चला जाएगा या 2.4 मिलियन हमारा चला जाएगा शेयर प्रीमियम में। अभी आगे पढ़ते हैं। वर क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट फ्रॉम द कैश बुक, मतलब हमने क्या किया, हमने डेबिट तो कर दिया कैश, क्रेडिट करना था हमने शेयर कैपिटल, क्रेडिट करना था शेयर प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल 2 मिलियन 240 ये हमें क्रेडिट करनी थी, हमने गलती से क्या कर दिया, हमने इसकी जगह लिख दिया क्रेडिट सस्पेंस, हमने सीधा सस्पेंस कर दिया 4 मिलियन 4.4 मिलियन सॉरी। तो 4.4 मिलियन से हमने सीधा सीधा क्या कर दिया, सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया। ये हमें इस क्वेश्चन में बोला हुआ है। अभी आगे कुछ नहीं बोला हुआ, देखते हैं। ये हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि हमने सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया था इतने अमाउंट से, जबकि शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को क्रेडिट करना था। नेक्स्ट पॉइंट, द बैलेंस, एक मिनट में चेंज द कलर, द बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ अकाउंट, जो बैलेंस अकाउंट है सस्पेंस अकाउंट में हमारा बैलेंस कितना आ रहा था 5 मिलियन का, सस्पेंस अकाउंट हमारा था 5,000 दैट मीन्स 5 मिलियन का। इसमें लिखा हुआ है द बैलेंस इन अकाउंट इन प्रोसीड्स, मतलब बैलेंस हमारा हमने ऑलरेडी सस्पेंस 4.4 मिलियन से क्रेडिट कर रखे, ठीक है। तो बैलेंस हमने 6 लाख से क्रेडिट करा हुआ है, तो 4.4 मिलियन तो क्रेडिट हमने इस एंट्री की वजह से कर दिया। जो बचा हुआ 6 मिलियन हमने क्रेडिट करा हुआ है क्योंकि जो बैलेंस शीट में यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो हमें सस्पेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 5 मिलियन। हमारा 4.4 मिलियन तो सिर्फ शेयर वाली एंट्री से ही हो गया। तो बैलेंस जो है वो कहां से करें हमने So the balance of account is proceeds of sale of some plants। हमने प्लांट सेल करके हमें कुछ कैश आया था, तो हमें डेबिट करना था कैश, क्रेडिट करना था हमें डिस्पोजल, कितने का, विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ 7 लाख विच हैड ओरिजिनली कॉस्ट इतना। हमने कितने का सेल किया, मैंने क्या बोला, बैलेंस इज द प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ प्लांट, जो हमने प्लांट सेल किया था उससे जितने पैसे हमें आए थे। तो 6 लाख वॉज द अमाउंट जो हमें आया था। सो कैश हमने डेबिट करना था 6 लाख से और डिस्पोजल हमने करना था क्रेडिट 6 लाख से। सो हुआ ये कि हमने कैश की जगह सस्पेंस को हमने डेबिट कर दिया, नहीं सस्पेंस को भी डेबिट नहीं करा, यहाँ पे कैश तो डेबिट करा हुआ है, हमने डिस्पोजल की जगह सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया। तुम देखो सस्पेंस हमारा टोटल क्रेडिट हो रखा है 5 मिलियन का, 5 मिलियन में से 4.4 मिलियन हमारा कौन सा है, वो है हमारा फ्रॉम शेयर कैपिटल। बचा हुआ 6 लाख जो हमने सस्पेंस क्रेडिट किया हुआ है वो गलती से हमने इस एंट्री से कर दिया, ओके ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2014 विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ द डेट ऑफ सेल वॉज 7 लाख, 7 लाख वॉज द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट विच हैज़ ओरिजिनली कॉस्ट 1.4 मिलियन, 1.4 मिलियन उसकी कॉस्ट थी और कैरिंग अमाउंट था 7 लाख का, और हमने प्रोसीड यानी सेल वैल्यू क्या थी उसकी, सेल वैल्यू थी उसकी 6 लाख, ओके। नो अदर अकाउंटिंग एंट्री हैव बीन मेड इन द डिस्पोजल अपार्ट फ्रॉम द कैश बुक एंट्री, ठीक है। अच्छा, नो अदर एंट्री हैज़ बीन मेड फॉर द डिस्पोजल अपार्ट फ्रॉम कैश बुक एंट्री ऑफ रिसीट ऑफ प्रोसीड, मतलब जो हमें पैसे आए थे हमने ये एंट्री तो बुक्स में कर दी और कोई भी एंट्री हमने बुक्स में नहीं करी, दैट मीन्स हमने बुक्स में डिस्पोजल नहीं दिखाया, वी फॉरगॉट टू राइट डिस्पोजल इन दी बुक्स, ठीक है। तो डिस्पोजल हमने नहीं दिखाया, हमने सिर्फ ये एंट्री करी है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट हैज़ बीन चार्ज्ड ऑन 25% स्ट्रेट लाइन बेसिस इन प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विदाउट अलाउंस फॉर सेल, मतलब हमने जो ये एसेट सेल करा है उस सेल का कोई भी इफेक्ट हमने डेप्रिसिएशन पे नहीं दिखाया। देखो हमारा 7 लाख का एसेट, जो 7 लाख का कैरिंग अमाउंट है, ये एसेट हमारा क्या हो चुका है, सेल। 7 लाख वाला एसेट हमारा सेल हो चुका है और इसकी कॉस्ट कितनी थी 1.4 मिलियन। 1.4 मिलियन पे 25% अगर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊं
तो 1.4 मिलियन का 25% आता है हमारा अप्रॉक्सीमेट 3,50,000। तो 3,50,000 की हमने गलती से अपनी बुक्स में सेल्स दिखा दी। अब देखो, यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर देखो आपने इतनी सारी चीज़ें इस क्वेश्चन से निकाल दी, जबकि आपने ये तो पढ़ा नहीं कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है। दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। मुझे सबसे पहले ये पढ़ना चाहिए था कि क्वेश्चन में निकालना क्या है, बट एक बार सारी चीज़ देख ली है ताकि मुझे बाद में कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ठीक है। अब व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट, के प्लांट के सेल में प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। बहुत ही सिंपल है। प्लांट सेल हुआ था हमारा 6 लाख का, जो प्रोसीड्स था वो हमने बता दिया 6 लाख। कैरिंग अमाउंट वॉज 7 लाख, तो 7 लाख कैरिंग अमाउंट है, और हमारा सेल हुआ है 6 लाख का। दैट मीन्स 1 लाख इज द लॉस। सो दैट मीन्स हमारा लॉस होगा 1 लाख का। सो 1 लाख विल बी लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक है। तो यू डोंट हैव टू राइट दिस लॉस ऑन डिस्पोजल, तुम्हारे को ऑप्शन होगा ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करने का। दिस यू विल हैव टू फिल, बट यहाँ पे तुम्हें फिल नहीं करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन सिलेक्शन होगा, डोंट वरी। ठीक है। तो लॉस ऑन डिस्पोजल भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। What is the amount of depreciation adjustment that should be made for the year ended this? हमें depreciation की कितनी adjustment करनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने बताया था, हमने 7 लाख कैरिंग अमाउंट वाला एसेट सेल कर दिया, तो दैट मीन्स इस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, है ना। लेकिन हमने गलती से इस पे डेप्रिसिएशन 25% चार्ज कर दी। तो 7 लाख का 25% 3,50,000, ये डेप्रिसिएशन हमें रिवर्स करनी पड़ेगी। अभी हमें ये नहीं पता डेबिट करना है क्रेडिट, हमें सिर्फ ये पता है कि 3,50,000 की डेप्रिसिएशन हमें रिवर्स करनी पड़ेगी, एडजस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। अ ईयर एंड जर्नल टू क्लियर द सस्पेंस अकाउंट इज गिवन बिलो। ठीक है। Prepare the double entry by selecting correct option from each row. Use the information in task 2. task 2 में जो इन्फॉर्मेशन थी, अब तो हमें इन्फॉर्मेशन मोस्ट लाइकली याद ही है, उससे हमें जर्नल एंट्री करनी है। हमें शेयर कैपिटल को क्या करना था, क्रेडिट, जो हमने नहीं करा तो क्रेडिट कर देंगे। शेयर प्रीमियम को क्रेडिट करना था, जो नहीं करा क्रेडिट कर देंगे। कैश में तो हमने कोई गलती करी नहीं थी, तो नीदर डेबिट नॉर क्रेडिट। प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट, इसमें भी कोई गलती नहीं थी, मिस्टेक हमने कहाँ की थी, सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट में, तो कॉस्ट में कोई गलती नहीं थी, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। प्लांट एंड इक्विपमेंट डिस्पोजल, यस, हमने डिस्पोजल को क्या करना था, क्रेडिट, हमने डिस्पोजल को क्रेडिट करना था, जो नहीं करा तो डिस्पोजल को भी क्रेडिट कर देंगे। हमने डिस्पोजल को क्रेडिट करना था, जो कि नहीं करा तो डिस्पोजल को क्रेडिट कर देंगे। और लास्ट सस्पेंस अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि सस्पेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा था 5 मिलियन का, तो हमें इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो सस्पेंस को हमने 5 मिलियन से डेबिट कर दिया। शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना था, अमाउंट हमें याद ही होगा, इट वाज 2 मिलियन। शेयर प्रीमियम वाज 2.4 मिलियन और डिस्पोजल वाज 66 लाख। ठीक है ना। तो ये टोटल हमारा हो गया 5 लाख, और सस्पेंस को 5 लाख से हम कर देंगे डेबिट, और सस्पेंस खत्म। दिस इज लाइक आवर रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये एक तरह से हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। बहुत ध्यान से, एवरीथिंग इज लिंक्ड। तुम देखो, मैं अभी क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, बैलेंस शीट तो मैंने देखी ही नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ के आंसर्स दे रहा हूँ। जब बैलेंस शीट पूछी जाएगी वहां से भी लिंक कर लेंगे। चलो, आफ्टर द सस्पेंस अकाउंट हैज बीन क्लियर्ड, व्हाट विल बी द बैलेंसेस इन द अकाउंट्स। हमें शेयर कैपिटल का बैलेंस बताना है कितना होगा, और शेयर प्रीमियम का बैलेंस बताना है। तो शेयर कैपिटल हमारा कितने से बढ़ेगा, 2 मिलियन से। शेयर प्रीमियम हमारा कितने से बढ़ेगा, 2.4 मिलियन से। 0 हटा देते हैं लास्ट के, तो 2000 एंड 2400। ओके, मैं बैलेंस शीट में गया। शेयर कैपिटल इक्विटी, शेयर कैपिटल कितनी दिख रही है मेरे को, 6, तो इसमें 2000 मेरा ऐड हो जाएगा, इसमें 2000 मेरा शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और शेयर प्रीमियम में मेरा 2400, तो शेयर प्रीमियम मेरा अलग से बन जाएगा 2400, क्योंकि हाँ 2400, क्योंकि शेयर प्रीमियम का कोई अकाउंट नहीं है, और शेयर प्रीमियम को हम रिटेन्ड अर्निंग में नहीं लिखते। तो यहाँ पे हमारा शेयर प्रीमियम अकाउंट अलग से बन जाएगा 2400 का। ठीक है। तो दैट मीन्स शेयर कैपिटल का जो बैलेंस अब आएगा, इट्स गोइंग टू बी 8 मिलियन। अब यहाँ देखो ध्यान से गाइस, यहाँ तुम्हें इन जीरोस नहीं दिया हुआ, तो अगर तुमने गलती से यहाँ पे ये लिख दिया, तो दिस आंसर वुड बी रॉन्ग, क्योंकि अगर इन मिलियंस दिया होता
या इन थाउजेंड्स दिया होता देन यू हैव टू राइट 8,000, बट यहाँ इन थाउजेंड्स नहीं है तो यू विल राइट फुल वैल्यू दैट इज 8 मिलियन और यहाँ पे 2.4 मिलियन। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका गाइज वो क्या है कि इररिकवरेबल डेट ऑफ 2 लाख आर टू बी रिटर्न ऑफ एज एट दिस डेट। हमें इररिकवरेबल डेट जो है ये राइट ऑफ करनी है, दैट मीन्स खत्म करनी है, दैट मीन्स हमें अपने रिसीवेबल्स जो हैं वो रिड्यूस करनी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। विल द फॉलोइंग एडजस्टमेंट बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स एक तरह से प्रॉफिट्स, रिटेन्ड अर्निंग एक तरह से प्रॉफिट्स, क्योंकि बुक्स हमारी फाइनल हो चुकी हैं, रिटेन्ड अर्निंग में प्रॉफिट जो था वो जा चुके हैं। अब आगे जो भी एडजस्टमेंट हमारी होगी, तो जो भी एडजस्टमेंट हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है ना, वो सारी एडजस्टमेंट का इफेक्ट रिटेन्ड अर्निंग में होगा। क्यों? हमने जब बुक्स बनाई और बुक्स फाइनलाइज करी तो हमने ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग, ध्यान से सुनना, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग प्लस हमने ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रॉफिट थे वो इसमें ऐड कर दिया और हमारा आ गया क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग। अब ये हमारी फिगर आ चुकी है, हमें नहीं पता प्रॉफिट कितना, ना हमें कोई रिक्वायरमेंट है। हमें क्वेश्चन में बोला गया कि रिटेन्ड अर्निंग में उस चीज़ को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो हम इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट। इनकम होती है क्रेडिट, एक्सपेंस होता है डेबिट। वही चीज़ हमें यहाँ पे देख के चलनी है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहली चीज़ हमसे पूछी गई है वो पूछी गई है इररिकवरेबल डेट्स। इररिकवरेबल डेट्स हमें क्या करना है? तो इररिकवरेबल डेट इज अ एक्सपेंस, ये हमारा एक्सपेंस होता है या लॉस होता है ना? इट्स एक्सपेंस और लॉस, तो उसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट। हम क्या कर देंगे इसको? डेबिट। हमें अगर इररिकवरेबल डेट डालने हैं बुक्स में तो उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट, अब देखो डेप्रीसिएशन हमारा क्या होता है? लॉस। डेप्रीसिएशन क्या होता है? लॉस या एक्सपेंस। हम उसको क्या करते हैं? नॉर्मली डेबिट। नॉर्मली क्या करते हैं हम उसको? डेबिट। ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, हमने डेप्रीसिएशन ज़्यादा के एसेट पे लगाती थी। याद है हमारा 7 मिलियन कैरिंग अमाउंट वाला जो एसेट था वो तो सेल हो चुका है, तब भी हमने उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज कर दी थी। तो हमें डेप्रीसिएशन अपनी रिवर्स करनी पड़ेगी। तो डेप्रीसिएशन नॉर्मली डेबिट होता है, लेकिन हम क्रेडिट करेंगे यहाँ पे डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन हो जाएगी हमारी क्रेडिट। इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, हमने बुक्स में इन्वेंट्री ज़्यादा की लिखी हुई थी। इन्वेंट्री का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। हमने इन्वेंट्री ज़्यादा का लिखा हुआ है, तो इन्वेंट्री का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। ख़त्म करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। नहीं सॉरी, हमसे ये नहीं पूछे, ध्यान से सोचना। इन्वेंट्री का जो मैंने तुम्हें पॉइंट बताया दैट इज राइट, लेकिन वो बात है एसेट के लिए कि एसेट में अगर हमें एडजस्टमेंट करनी है तो हम क्या करेंगे। लेकिन अगर हमें जो एडजस्टमेंट करनी है, हमें कहाँ पूछा गया है? प्रॉफिट्स में क्या एडजस्टमेंट होगा? ध्यान से सुनना, प्रॉफिट्स में क्या एडजस्टमेंट होगा, ध्यान से सुनना। तो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट का प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा? इन्वेंट्री हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक है, ध्यान से सुनना, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा कम हो जाएगा। वो क्लोजिंग स्टॉक हमारा है वो क्या हो जाएगा? कम। मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद द प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद द प्रॉफिट। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट भी मुझे कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब लॉस दिखाना पड़ेगा, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? इन्वेंट्री को डेबिट। दोबारा से सुनो, इन्वेंट्री मैंने 1.4 मिलियन से ज़्यादा दिखाई थी। कौन सी इन्वेंट्री? क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने 1.4 मिलियन से ज़्यादा अपनी बुक्स में दिखा दी थी, तो हमें वो कम करनी पड़ेगी। अब क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है मतलब प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया होगा। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक अब कम करना है, तो अगर हम क्लोजिंग स्टॉक कम करेंगे तो प्रॉफिट भी कम होगा। प्रॉफिट यानी एक तरह से भाई एक्सपेंस या लॉस दिखाना पड़ेगा इनडायरेक्टली, जिसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट क्या हो जाएगी? हमारी डेबिट। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। सिंपल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। देख के क्वेश्चन तुम्हें डर लग सकता है कि सर ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, समझ नहीं आ रहा, बट व्हेन यू प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तभी मैंने तुम्हें पूरा क्लियर कराया, ताकि नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें क्वेश्चन पिक करो यू विल फील कि सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देख के वैसे मुश्किल लग रहा था। याद रखना ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें एक बार खुद भी सॉल्व करने हैं। यू विल हैव टू solve these questions by yourself as well.
ये तुम्हें करने पड़ेंगे, याद रखना, इसके बिना तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं समझ आएंगे। ये मत सोचना वीडियो देख ली हो गया, खुद जरूर अपनी बुक में से सॉल्व करना। अब आता है गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज माल राइट। सो माल राइट क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो इसमें हमें क्या गिवन है। यू आर प्रेजेंटेड विद द ट्रायल बैलेंस, हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और हमें बुक्स कब क्लोज हो रही है, हमारी बुक्स क्लोज हो रही है 31 अक्टूबर 2007 या 17 को, ठीक है। 31 अक्टूबर 2017 को हमारी बुक्स क्लोज हो रही है। तो अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ना मुझे, ये यहाँ से नीचे पढ़ूंगा क्या। डू ईच ऑफ द फॉलोइंग, each of the above items belong to statement of financial position or SO statement of financial position as on 31st December 2017 कि इस डेट को हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी चीज़ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगी, कौन सी नहीं आएगी, ठीक है। तो बिल्डिंग एट कॉस्ट हमेशा हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आती है, एब्सोल्युटली राइट। देन है बिल्डिंग एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन 1 नवंबर 2016। ध्यान से सुनना, तुम देखते ही बोलोगे कि हाँ सर ये आती है, क्यों आती है, क्योंकि ये हमारे एसेट में से माइनस होती है। तुम बोलोगे ना कि जो हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो हमारी एसेट में से माइनस होती है, तुम सही हो। लेकिन जो हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है वो जो 31 अक्टूबर 2017 तक जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई है वो हमारी बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल पोजीशन में आएगी, ओपनिंग नहीं आएगी। ये तो ओपनिंग दी हुई है, तो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं आता, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती है, क्लोजिंग फिगर्स आती है। तो दिस विल नॉट कम इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। प्लांट एंड कॉस्ट आएगी या आएगा, आगे प्लांट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगेन 1 नवंबर 2016, ओपनिंग नहीं आती, सो नॉट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बैंक बैलेंस आता है, बैंक बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पार्ट है। रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू हमारा किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का। परचेजेस प्रॉफिट एंड लॉस का। इन्वेंट्री ऑन 1 नवंबर, दिस इज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, बैलेंस शीट में नहीं आता, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आता है, तो ये भी नहीं आएगा। कैश आएगा, ट्रेड पेबल आएगा पार्ट, ट्रेड रिसीवेबल आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव हमारे एक्सपेंसेस होते हैं यानी प्रॉफिट एंड लॉस में। अलाउंस फॉर रिसीवेबल अगेन ओपनिंग अलाउंस, क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग अलाउंस। ओपनिंग अलाउंस हमारा आता है, याद रखना हम क्या लिखते हैं, हमारा ओपनिंग अलाउंस प्लस जितना हमने अलाउंस ड्यूरिंग द ईयर क्रिएट किया है और क्लोजिंग अलाउंस। तो अलाउंस फॉर रिसीवेबल हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है, अलाउंस फॉर रिसीवेबल आता है, याद रखना। नहीं, अलाउंस फॉर रिसीवेबल भी गाइस नहीं आएगा, हमारा क्लोजिंग अलाउंस आता है। ये ओपनिंग अलाउंस दिया हुआ है ना, सो ओपनिंग अलाउंस नहीं आता, क्लोजिंग अलाउंस आता है, तो अलाउंस भी नहीं आएगा, सॉरी अलाउंस भी नहीं आएगा। रिटेन्ड अर्निंग, ये हमें ओपनिंग दी हुई है तो ये भी नहीं आएगी। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आता है, शेयर प्रीमियम अकाउंट आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएंगी, हमें वो चीज़ देखनी है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया, बिल्कुल सिंपल था, क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the allowance for receivable is to be increased to 5% of trade receivable. The allowance for receivable is treated as an administrative expense. हमने allowance for receivable को कोई administrative expense माना है। The year end journal for allowance for receivable is given below. Prepare double entry by selecting the correct option in each row. Allowance for receivable की हमें journal entry क्या करनी है, ध्यान से सुनना। तो अलाउंस फॉर रिसीवेबल का हमें पता है उसका ट्रेड रिसीवेबल से कोई भी रिलेशन नहीं है। अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ट्रेड रिसीवेबल से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हमारी एंट्री क्या होती है, डेबिट इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस क्रेडिट अलाउंस फॉर रिसीवेबल। हम ये एंट्री करते हैं, डेबिट इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस क्रेडिट अलाउंस फॉर रिसीवेबल, हम ये दोनों एंट्री करते हैं। जब भी हमें अलाउंस बढ़ाना होता है, इसमें क्या लिखा है, हमें अलाउंस इंक्रीज करना है तो अलाउंस बढ़ेगा, दैट मीन्स एक्सपेंस होगा, तो हमें ये एंट्री करनी है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि हम जो अलाउंस है उसको हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से एडजस्ट करते हैं, तो इररिकवरेबल डेट की जगह हमारे यहाँ पे आएगा
एडमिन एक्सपेंसेस, तो इन्होंने हेड बनाया हुआ है कि जो भी अलाउंस है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से एडजस्ट कर लो, ठीक है, हम एडमिन एक्सपेंसेस से एडजस्ट कर लेंगे, तो एंट्री ये होनी चाहिए। तो ट्रेड रिसीवेबल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नीदर डेबिट नॉर क्रेडिट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस डेबिट होगा, अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट होगा, और रेवेन्यू का यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, जैसे मैंने बताया था। बिल्कुल सिंपल एंट्री हमें करनी है। व्हाट अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर अलाउंस इज इंक्रीज्ड बाय 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, कि कितना हमारा अमाउंट इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस में कितना हमारा अलाउंस इंक्रीज आएगा, मतलब इस एंट्री में अमाउंट कितना आएगा। अलाउंस कितने से बढ़ाना है, 5% से। देखते हैं रिसीवेबल्स कितने हमारे, रिसीवेबल्स हैं 320, रिसीवेबल्स कितने हमारे 320, तो 320 का 5%, दैट मीन्स ये हमारा आ रहा है 320 का 5% इज 16,000। आएगा हमारा अलाउंस, तो 320,000 इसका 5%, 16,000 हमारा आएगा अलाउंस, इतना आएगा हमारा अलाउंस, ठीक है। अलाउंस फॉर रिसीवेबल ऑलरेडी जो ओपनिंग अलाउंस हमने बनाया हुआ है, कितना बनाया हुआ है, 10,000। अलाउंस हमने कितना बनाया हुआ है, 10,000। अलाउंस होना चाहिए 16,000, दैट मीन्स 6,000 का हमें एडिशनल अलाउंस बनाना पड़ेगा। तो एंट्री मैं करके बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री क्या होगी। इट क्वेश्चन की एंट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट allowance for receivable 6,000, this should be your journal entry। डेबिट में इर्रिकवरेबल डेट एक्सपेंस क्यों नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है हम इर्रिकवरेबल डेट एक्सपेंस नहीं लिखते, हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर ही सारे वो एक्सपेंसेस डाल देते, ठीक है। तो ये होगी हमारी जर्नल एंट्री, तो 6,000 का हमारा डिफरेंस आएगा। सो द अमाउंट इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर अलाउंस इज इंक्रीज विल बी $6,000। अगर लिखा होता स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अलाउंस कितना आएगा, तो पहले था 10,000, हम बढ़ाएंगे 6,000, तो 16,000 हमारा जो अलाउंस है ये आना चाहिए, अगर हमें फाइनेंशियल पोजीशन में बोला जाता। लेकिन क्या पूछा गया हमसे, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें क्या है। प्लांट इज डेप्रिशिएटेड एट 20% पर ईयर यूजिंग reducing balance method and building are depreciated at 5% per year at original cost, यानी straight line method। depreciation is treated as cost of sales expense, मतलब हम cost of sales में purchases के अंदर या फिर अलग से हम cost of sales मानते हैं, depreciation को अलग से नहीं लिखते, cost of sales में हम इसके adjustment करते हैं, ओके। हमें क्या करना है अब इसमें, क्या पूछा गया हमें, The year-end journal for building and plant depreciation is given below. Using the information above, prepare double entry selecting the correct option for each row। अगर हमें एंट्री करनी है डेप्रीसिएशन की, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, तो हमारी एंट्री क्या होती है, डेबिट डेप्रीसिएशन क्रेडिट एसेट, ये होती है हमारी डेप्रीसिएशन की एंट्री, नहीं क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ये होती है हमारी एंट्री। लेकिन हमने डेप्रीसिएशन जो है ना दिखा के हमें क्या दिखाना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमें क्या दिखाना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का कोई रोल नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा डेबिट होगा। तुम कहोगे सर कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट हो रहा है, डेप्रिसिएशन डेबिट होना चाहिए। डेप्रिसिएशन को हम कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट मानते हैं, तो हम कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कर देंगे। देखो डेबिट ही करना है हमें। अब अगर हमें डेप्रिसिएशन की जगह कॉस्ट ऑफ सेल लिखना पड़े तो वो लिख दो जो क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर देंगे। बिल्डिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लांट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्डिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग वाली बिल्डिंग में क्रेडिट कर देंगे और प्लांट वाली प्लांट में क्रेडिट कर देंगे। दिस शुड बी द जर्नल एंट्री, ठीक है। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द बिलो ईयर एंडेड दिस, हमें दोनों की डेप्रिसिएशन निकालनी है, बिल्डिंग की और प्लांट की, ठीक है। चलो देखते हैं ये। तो क्वेश्चन में हमें बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखते हैं। बिल्डिंग एट कॉस्ट 740 और बिल्डिंग पे आज तक की टोटल डेप्रिसिएशन लगी हुई है इतनी, ठीक है। बिल्डिंग एट कॉस्ट हमें दी हुई है और बिल्डिंग पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन है ये भी हमें गिवन है।
तो बिल्डिंग में हमने क्या पढ़ा था, इट इज 5% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, 5% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट का 5%, तो 740,000 इंटू 5%, तो इसका आधा 37। सो ये हो जाएगी हमारी डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन कितनी आएगी, 37,000। कैसे, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे तो कॉस्ट का 5%, ये ध्यान से देखना जो मैं करा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें बोला गया था कि प्लांट पे जो डेप्रीसिएशन रेट है वो है 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे हमारी डेप्रीसिएशन है प्लांट पे। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब आज के कैरिंग अमाउंट पे हमें डेप्रीसिएशन निकालनी है। कैसे निकलता है, कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, जो कैरिंग अमाउंट आया है आज का, हमें इसके ऊपर डेप्रीसिएशन निकालनी। तो कैरिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे एसेट का, कॉस्ट है प्लांट की 220, प्लांट पे आज तक जो टोटल डेप्रीसिएशन लगी हुई है वो लगी हुई है 110, तो 220 प्लांट की कॉस्ट है, 3 जीरो और लगा देता हूँ, आज तक उस पर डेप्रीसिएशन लगी हुई है 1,10,000। तो ये जो हमारी फिगर आई, ये क्या आया हमारा कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट का 20% हमारी डेप्रीसिएशन होगी, तो 1,10,000 का 20% इज 22,000 विल बी द डेप्रीसिएशन इन प्लांट एंड मशीनरी। 22,000 डेप्रीसिएशन हो जाएगी प्लांट एंड मशीनरी पे। कैसे, प्लांट एंड मशीनरी पे है ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब कैरिंग अमाउंट पे। कैरिंग अमाउंट कैसे निकलता है, उसकी टोटल कॉस्ट माइनस आज तक यानी 1 नवंबर ओपनिंग, उस पर कितनी डेप्रीसिएशन लगी हुई है, तो ओपनिंग प्लांट की फिगर आ गई हमारे पास, उस पर हम 20% डेप्रीसिएशन लगा देंगे, तो ये होगी हमारी डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। सिंपल था गाइस, 37,000 और 22,000, आई विल जस्ट राइट देयर। अच्छा ये भी हो गया, तो 37,000 एंड 22,000, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 75,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 75,000। इग्नोरिंग द डेप्रीसिएशन चार्ज, अभी अगर हम डेप्रीसिएशन को छोड़ दें, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक कितने, 75,000। डेप्रीसिएशन का कुछ नहीं करना अभी हमें, तो देखते हैं तो कैसे निकालेंगे। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या होता है इसमें, परचेज, परचेज 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 140 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना था, 75,000, तो 1,60,000 ओपनिंग स्टॉक या 16,000 सॉरी, प्लस परचेज 1140,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 75,000, तो 116 प्लस 14 130, 130 माइनस 75, 75 75 150 130, दैट मीन्स 55,000, नहीं सॉरी 140 प्लस 160, 140 गाइस एक सेकंड, 140, अच्छा 16,000 नहीं है, 1,60,000, मैं इसको 16,000 लिख गया था, सॉरी 3 जीरो थे ना इसके आगे, हाँ। तो 140 प्लस 160 इज 130, 130 130, एक्चुअली मेरे पास कैलकुलेटर अब है नहीं, माइनस 75, तो 1225, सो 1225,000, दिस विल बी माई कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि डेप्रीसिएशन का अभी हमें कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिखाना। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी, जो मैंने अभी निकाली थी कितनी, 1125,000, और यहाँ पे जीरोस लगाने पड़ेंगे क्योंकि इन थाउजेंड्स नहीं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, लास्ट क्वेश्चन इज एन इनवॉइस ऑफ 15,000 for the energy cost relating to quarter ended this was received on 2nd December 2017। तुम्हें याद होगा हमारी बुक्स कब क्लोज होती है, 31 अक्टूबर 2017 को हमारी बुक्स हो रही है क्लोज। क्वार्टर एंडेड 30th नवंबर, क्वार्टर एंडेड 30th नवंबर, दैट मीन्स सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन तीनों का बिल 15,000 था जो हमें 2 नवंबर को रिसीव हुआ। एनर्जी कॉस्ट are included in administrative expenses. Complete the following statement. Double entry to post adjustment, अब adjustment इसकी क्या होगी, so debit administrative expenses, credit accrual expenses, यही होगा ना। administrative expenses अगर अब हमें पता चला कि बाद में हमारे पास बिल आया है, तो that means हमारे accrual expenses थे, तो expense account debit, credit accrual expense,
तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को हम क्या कर देंगे, डेबिट, और अक्रूवल को क्या कर देंगे, क्रेडिट। हमें ये वाली जर्नल एंट्री करनी है, सिंपल है। द अमाउंट टू बी पोस्टेड फॉर द ईयर एंड एडजस्टमेंट, ईयर एंड में एडजस्टमेंट में कितनी हमारी अमाउंट पोस्ट हम करेंगे, ये ध्यान से सुनना, कितना हम अमाउंट पोस्ट करेंगे। 15,000 का बिल हमें बाद में आया, तो इसका अमाउंट कितना आएगा, हमें सिर्फ देखना है यहाँ तक का। ध्यान से सुनना, इस डेट तक का बिल अभी तो हमने पे नहीं किया, क्यों, क्योंकि बिल ही हमें दिसंबर में आया। बिल हमें दिसंबर में आया तो हम दिसंबर के बाद ही पे करेंगे ना, जिस दिन बिल आया। तो इस डेट तक का बिल कितना होगा, तो 15,000 इज फॉर 3 मंथ्स, दैट मीन सितंबर अक्टूबर नवंबर। हमें देखना है सितंबर अक्टूबर का, दैट मीन्स 2 डिवाइड बाय 3, तो 10,000 हमारा बिल है टिल अक्टूबर। इन दोनों मंथ्स का बिल है 10,000, तो ये हो जाएगा हमारा अक्रूवल एक्सपेंस, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारा लायबिलिटी में चला जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में हमारा ऐड हो जाएगा। दिस इज अक्रूड या अक्रूवल एट द एंड। तो अमाउंट जो हमारी ईयर एंड एडजस्टमेंट में होगी दैट विल बी 10,000। याद रखना, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बस सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और कुछ खास नहीं है, ठीक है। देखो आगे भी गाइज अगर मैं क्वेश्चन देखूँ ना तो वो इसी टाइप के हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो मैंने कराया ना उसी टाइप के क्वेश्चन। लेट मी जस्ट चेक कि कुछ अलग है कि नहीं है। यहाँ हमें सिर्फ फिगर्स बतानी है, ओके ठीक है। अब एक काम करते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अभी तुम ये 2 क्वेश्चंस करो और ये 2 क्वेश्चंस करके आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं, मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। मैंने जैसा कि बताया, जैसे कि क्वेश्चन हम कर रहे हैं बिल्कुल सेम वैसे ही है। ये तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का क्वेश्चन है, ये तो इससे रिलेटेड ही नहीं है, हमें इसमें कैश फ्लो निकालना है। ओके, ये भी कैश फ्लो है, ये भी कैश फ्लो है, ये भी कैश फ्लो है, तो कैश फ्लो का क्वेश्चन है। इन्होंने कैश फ्लो के यहीं पे डाल दिए। तो जो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन वाले क्वेश्चन हैं, बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ बुक्स हैं, उसके मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया और इसी टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे आ गए, मैंने देख लिए, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये कर लेना, अच्छे से समझ आ जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन दी ग्रुप। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।